हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम करेंगे अप्रैल मंथ के बैंकिंग करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच बैंक हैज लॉन्च्ड दी एलाइट प्लस सेविंग अकाउंट? कौन से बैंक ने एलाइट प्लस सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है, ये पूछा गया है। तो ये लॉन्च किया है बंधन बैंक ने। तो चलिए इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं कि एलाइट प्लस सेविंग अकाउंट है क्या। बंधन बैंक ने इलाइट प्लस सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। ये जो अकाउंट है ये हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल को टारगेट करेगा। जिनकी नेट वर्थ अच्छी है उस ग्रुप को वो टारगेट करने के लिए ये सेविंग अकाउंट ओपन किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसके कुछ बेनिफिट्स दिए हैं बंधन बैंक ने, तो वो देखते हैं। अनलिमिटेड मंथली कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितने भी बार मंथ में कैश डिपॉजिट किया जा सकता है। आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस के जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो फ्री होंगे, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। डेबिट कार्ड का जो इंश्योरेंस कवरेज है वो भी एनहेंस यानी बढ़ा के दिया जाएगा। और पर्सनल एक्सीडेंट कवर अप जो होगा वो 15 लाख का दिया जाएगा। तो ये याद रखना कि एलाइट प्लस सेविंग अकाउंट किसका है, बंधन बैंक का है, और वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है। क्वेश्चंस आजकल बहुत डिटेल में आ रहे हैं, तो आप बेनिफिट्स भी याद रखिए कि जैसे सपोज पूछ लिया जाएगा कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर अप कितने का दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए 15 लाख का दिया जाएगा। आरबीआई की 90th एनिवर्सरी थी। कौन सी थी? 90th एनिवर्सरी थी आरबीआई की। तो आरबीआई के बारे में डिस्कस करते हैं। 9 डेकेड्स हो गए हैं आरबीआई को बन के, और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग इसे स्टेब्लिश किया गया था। आरबीआई इंडियन फाइनेंशियल को शेप करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो भी बैंक्स है उसको एक रोड मैप तैयार करके देता है, जैसे डिजिटल बैंकिंग या फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उसके लिए एक रोड मैप तैयार करता है। आरबीआई का बैकग्राउंड देखते हैं, फॉर्मेशन देखते हैं आरबीआई का। आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, और ये हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से बनाया गया था। ये पहले जो इनिशियली था ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था, बट 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया और ये अब फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल में है। पहले गवर्नर जो थे आरबीआई के थे वो थे सर ऑसबर्न स्मिथ, पर जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर बने थे वो थे सर सीडी देशमुख। आरबीआई के फंक्शंस देखते हैं। आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, लिक्विडिटी और क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आरबीआई रेगुलेट करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कब बनी थी? 2016 में। आरबीआई जो है वो करेंसी इशू करता है, पर आरबीआई करेंसी नोट्स इशू और मैनेज करता है, बट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। आरबीआई रेगुलेट करता है बैंक और एनबीएफसी को, कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता है, कोऑपरेटिव बैंक्स को और एनबीएफसीज को देखता है कि प्रॉपर फंक्शन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं, वो चीज कौन कंट्रोल करता है? वो आरबीआई करता है। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज और फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट को रेगुलेट करता है, और ये अंडर फेमा 1999 के अंडर इसे रेगुलेट करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल बैंकिंग को भी देखता है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की थी, जिससे बैंकिंग सर्विसेज जो है वो रूरल इंडिया तक एक्सपांड हो सके। और यूपीआई को प्रमोट किया है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देता है, जिस वजह से जो भी बैंकिंग सेक्टर है वो पूरा की पूरा ट्रांसफॉर्म हो सके और इंडिया में डिजिटल बैंकिंग को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। आरबीआई ने एटीएम कैश विड्रॉल के चार्जेस में कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो देखते हैं। आरबीआई ने अनाउंस किया है कि एटीएम विड्रॉल चार्जेस में चेंजेस हुए हैं, और ये 1 मई 2025 से लागू किए जाएंगे। तो जो कस्टमर्स होंगे उनसे 23 रुपीज पर ट्रांजैक्शन लगेगा, वो मंथली फ्री लिमिट से अगर क्रॉस करते हैं। तो पहले कितना लगता था? 21 रुपीज लगता था पर ट्रांजैक्शन, बट अब उसे इंक्रीज कर दिया गया है और वो 23 रुपीज पर ट्रांजैक्शन हो गया है। आरबीआई ने ये क्यों किया है? क्योंकि इनका जो राइजिंग कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एटीएम नेटवर्क्स हैं, जो एटीएम नेटवर्क को मेंटेन करने का कॉस्ट है वो बढ़ गया है, जिस वजह से आरबीआई ने पर ट्रांजैक्शन पे चार्जेस लगा दिए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। अब देखते हैं कि फ्री ट्रांजैक्शंस कितने मिलते हैं पर मंथ।
5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं अगर आप अपने ही बैंक के एटीएम से विड्रॉ करेंगे पैसे। 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं अगर आप अदर बैंक के एटीएम से विड्रॉ कर रहे हो और वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा, तो 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वो 5 फ्री ट्रांजैक्शन आपको मिलेंगे एट अदर बैंक्स एटीएम। तो ये भी याद रखना कि कितने ट्रांजैक्शंस की लिमिट होती है फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए। एटीएम इंटरचेंज फी डिटेल देखते हैं। इंटरचेंज फी डिटेल ये होती है कि सपोज आपका एसबीआई का कार्ड है और आपने एचडीएफसी के बैंक के एटीएम से जाके आप अगर कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो एसबीआई जो है वो एचडीएफसी बैंक को एक इंटरचेंज फी देगा। उसे बोला जाता है, जो चार्जेस जो दिए जाते हैं उसे बोलते हैं इंटरचेंज फी। तो वो भी अभी कितनी है, वो है 17 पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो वो 6 रुपीज पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। और ये एक रेस्पेक्टिव एटीएम नेटवर्क डिसाइड करता है इस ट्रांजैक्शन में। वन स्टेट एंड वन आरआरबी की पॉलिसी आई है, तो चलिए वो देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है कि वो वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जिससे जो आरआरबी है उनकी ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ेगी, कंपटीशन कम होगा और जो 43 आरआरबीज हैं उन्हें कंसोलिडेट करके अभी एट प्रेजेंट कितनी कर दी जाएगी, 28 कर दी जाएगी। तो प्रेजेंट में कितनी है, 43 है, बट अब उसे वन स्टेट वन आरआरबी के अंडर में 28 रह जाएंगी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो एम कर रहा है कि जो बैंक्स हैं उनका मर्जर हो सके और वो स्मॉल नंबर में आ जाए, जिस वजह से उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी और जो उनकी सर्विस डिलीवरी है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो बढ़ेगा। जो स्टेट अफेक्ट होंगे कंसोलिडेशन से वो देखते हैं, वो कौन कौन से होंगे। आंध्र प्रदेश होगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा 4 आरआरबीज हैं। उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल होगा, इनमें 3 आरआरबीज हैं ईच। और जो अदर स्टेट्स हैं जैसे बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान, इनमें हर स्टेट में 2 आरआरबीज हैं। तो अभी एट प्रेजेंट है 43 आरआरबीज और उनकी ब्रांचेस है 22,069 ब्रांचेस 700 डिस्ट्रिक्ट में। और 43 से डिक्रीज होगी, कितनी रह जाएंगी, वो हो जाएंगी 28। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आरबीआई ने व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। आरबीआई का ये बहुत बड़ा स्टेप है जिससे जो डिजिटल कम्युनिकेशन है उसे बढ़ाने के लिए वो उन्होंने ऑफिशियल एंड वेरीफाइड व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया है। इसका जो इनिशिएटिव का एम ये है कि जो भी यूजर्स है अक्रॉस इंडिया उन्हें रियल टाइम डिलीवर और एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मिल सके, इसीलिए ये व्हाट्सएप चैनल को लॉन्च किया गया है। और ये एक आरबीआई कहता है कैंपेन इसके अंडर में लॉन्च किया है, जिससे वो फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट कर रहे हैं, डिजिटल सेफ्टी एंड फ्रॉड प्रिवेंशन को कंट्रोल किया जा रहा है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है जो कि इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है, इसीलिए आरबीआई ने इसे इस प्लेटफॉर्म को के जरिए जो भी कस्टमर्स हैं उन्हें फाइनेंशियल अपडेट्स, जो भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अपडेट होती है उसे अवेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज किया है, स्पेशली रूरल एंड रिमोट एरियाज के लिए। अब इसकी हाइलाइट्स देखते हैं क्या क्या है। डायरेक्ट फाइनेंशियल अपडेट मिल जाएगी, जो भी यूजर होगा उनको रियल टाइम अलर्ट और अपडेट मिलेगी फाइनेंशियल रेगुलेशन की, डिजिटल बैंकिंग, सिक्योरिटी की और फ्रॉड अवेयरनेस के बारे में रियल टाइम अलर्ट और अपडेट मिल जाएगा। एक्सेसिबल क्यूआर कोड होगा, जैसे कि सिंपल स्कैन करके क्यूआर कोड को स्कैन करके आरबीआई के चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और आरबीआई कहता है कैंपेन को सपोर्ट किया जा रहा है, जैसे टेलीविजन के थ्रू अवेयरनेस फैला रहे हैं, एसएमएस या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी को बूस्ट किया जा रहा है। डिजिटल ट्रस्ट को इम्प्रूव किया जा रहा है, जो भी पब्लिक कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ा रहे हैं डिजिटल बैंकिंग सिस्टम से, जिस वजह से उन्होंने ऑफिशियल और वेरीफाइड कम्युनिकेशन के थ्रू इसे इम्प्रूव करेंगे। और फाइनेंशियल लिटरेसी को ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है, तो वो देखते हैं। ये पहली मॉनेटरी पॉलिसी है इस फाइनेंशियल ईयर की। तो ये कौन से नंबर की मीटिंग थी, 54th मीटिंग थी, जो कि 7th to 9th अप्रैल कंडक्ट की गई थी। इसके चेयरमैन थे श्री संजय मल्होत्रा, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं।
और एमपीसी के मेंबर्स कौन कौन थे? वो थे डॉक्टर नागेश कुमार, सौगता भट्टाचार्य, राम सिंह, राजीव रंजन, एम राजेश्वर राव, इन्होंने मीटिंग अटेंड की थी। तो अब अपन देखते हैं कि इसके रेट्स क्या क्या रखे गए हैं। रेपो रेट है 6%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है 5.75%, एमएसएफ रखा है 6.25%, बैंक रेट है 6.25% और फिक्स्ड रेपो रेट है 3.35%। तो ये रेट याद रखना, कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्ट रेट पूछ लिए जाते हैं कि इस पॉलिसी में सपोज पूछ लिया गया है कि रिवर्स रेपो रेट बताओ, आपको पता होना चाहिए 3.35% रिवर्स रेपो रेट करंट चल रहा है। आरबीआई ने एनपीसीआई को यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने के लिए सैंक्शन कर दिया गया है। तो आरबीआई ने अनाउंस किया है एक बहुत बड़ा स्टेप इंडिया के डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप में। एनपीसीआई को पूरी अथॉरिटी दे दी गई है कि आप जो है यूपीआई बेस्ड जो पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट की ट्रांजैक्शन लिमिट है उसे बढ़ा देने के लिए। तो पर्सन टू पर्सन हम कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? वो 1 लाख ही कर सकते हैं। जो अपर लिमिट है वो 1 लाख तक का ही हम कर सकते हैं, बट करंट ट्रांजैक्शन कैप्स क्या रखे हैं वो देखते हैं। जनरल यूपीआई लिमिट है तो 1 लाख तक ही कर पाएंगे, बोथ पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट को। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे उसमें आप 2 लाख या फिर 5 लाख स्पेसिफिक कर सकते हो कुछ केसेस में, जैसे एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ केयर है, या फिर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट हुआ, जो कि आप अगर यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो क्रेडिट कार्ड का, तो आप 2 लाख से 5 लाख तक कर सकते हो इस केसेस में। ठीक है, नहीं तो अप टू 2 लाख है पर्सन टू मर्चेंट, बट स्पेसिफिक केसेस में 5 लाख पहुंच गया है। विच बैंक लॉन्चेस बीओबी स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम? एक स्कीम आई है बीओबी स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम, तो ये कौन से बैंक ने लॉन्च की है ये पूछा गया है। तो ये लॉन्च की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। चलिए इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। इसका जो टेन्योर होगा वो 444 डेज, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 444 डेज। इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा? 7.15% जनरल कस्टमर्स के लिए, और जो सीनियर सिटीजन है यानी 60 to 79 ईयर्स वाले, उनको मिलेगा 7.65% यानी 50 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। और अगर सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 प्लस की कैटेगरी में है तो उन्हें 7.75% पर एनम मिलेगा। और नॉन कॉलेबल डिपॉजिट है तो वो 7.80% पर एनम। और जो एलिजिबिलिटी होगी वो जो भी रिटेल टर्म डिपॉजिट होगा वो 3 करोड़ के बिलो होना चाहिए, 3 करोड़ के बिलो होगा तो ही इस डिपॉजिट स्कीम में आप डिपॉजिट कर सकते हो। और याद रखना टेन्योर है 444 डेज। What is the loan limit under the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना in a new category तरुण प्लस? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एक नई कैटेगरी आई है तरुण प्लस। इसमें पूछा गया है कि उस कैटेगरी में लोन लिमिट कितना रखा हुआ है, तो वो रखा हुआ है 20 लाख। चलिए इसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो न्यू अपडेट आया है वो है कि लोन की जो लिमिट है वो 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दी है, और इसमें एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है वो है तरुण प्लस। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी माइक्रो फाइनेंस है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स वाले, उन्हें स्ट्रेंथन करना, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना, इसलिए उन्होंने जो लिमिट है वो बढ़ा दी है और एक नई कैटेगरी ऐड कर दी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? ये है कि एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो कि लोन देता है स्मॉल और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को, और जो लोन अमाउंट रेंज करते हैं वो 50,000 से 20 लाख तक के हैं। अब इसमें जो कैटेगरी थी वो थी शिशु, जो 50,000 तक का लोन दे रही थी। किशोर में 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन था। तरुण में 5 लाख टू 10 लाख। और तरुण प्लस कैटेगरी अभी आई है न्यू, तो उसमें जो भी बोरोवर ने तरुण लोन रीपे कर दिया है सक्सेसफुली, उन्हीं को तरुण प्लस की कैटेगरी में लोन दिया जाएगा। और लोन की जो वैल्यू होगी वो 20 लाख तक की कैटेगरी में रखा गया है, इसे 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। बट ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, तरुण कैटेगरी वाला लोन जो रीपे करेगा सक्सेसफुली उन्हें ही तरुण प्लस की कैटेगरी में दिया जाएगा। एसबीआई कार्ड एंड टाटा डिजिटल ने दोनों ने मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिससे वो
का जो है वो एक्सपीरियंस इम्प्रूव कर सकेंगे थ्रू रिवॉर्ड्स एंड एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। कुछ रिवॉर्ड्स और एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे उन कार्ड होल्डर को। अब उसका नाम है टाटा न्यू एसबीआई कार्ड। ये दो वेरिएंट में अवेलेबल होगा, टाटा न्यू इन्फिनिटी एसबीआई कार्ड एंड टाटा न्यू प्लस एसबीआई कार्ड। जो दोनों होंगे वो प्रीमियम शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए होगा, जिसमें अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेगा, लाउंज एक्सेस मिलेगा, वेरियस लाइफस्टाइल बेनिफिट्स मिलेगा, जिससे कस्टमर्स का जो एक्सपीरियंस है उसे इम्प्रूव किया जाएगा। अब जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो टाटा न्यू बेनिफिट इन्फिनिटी एसबीआई कार्ड पे 10% मिलेगा और 7% का बेनिफिट मिलेगा टाटा न्यू प्लस एसबीआई कार्ड। ज्वाइनिंग और एनुअल फी भी होगी। टाटा न्यू प्लस एसबीआई कार्ड की 499 है, टाटा न्यू इन्फिनिटी एसबीआई कार्ड की 1499 है। एनुअल फी रिवर्सल होगा कि आप इतना स्पेंड कर सकते हैं। टाटा न्यू प्लस एसबीआई कार्ड में 1 लाख का स्पेंड कर सकते हो और टाटा न्यू इन्फिनिटी एसबीआई कार्ड में 3 लाख तक का स्पेंड कर सकते हो। एसबीआई ने री इंट्रोड्यूस किया है अमृत वृष्टि। ये री इंट्रोड्यूस किया है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम है जो कि एसबीआई ने री इंट्रोड्यूस की है 15 अप्रैल 2025 में। अब इसके जो इंटरेस्ट रेट है इसे रिवाइज कर दिया गया है और पहले जब लॉन्च की थी वो जुलाई 2024 में लॉन्च की थी, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रेट रिवाइज किए गए हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज में आई है। तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे यही पूछ लेंगे अमृत वृष्टि किसने लॉन्च की है, तो आपको पता होना चाहिए एसबीआई ने लॉन्च की है। अब इसका इंटरेस्ट रेट ये होगा, सीनियर सिटीजन को 7.55% मिलेगा और ये भी 444 डेज के लिए एफडी डिपॉजिट होगी, ठीक है। 444 डेज के लिए। अभी अपन ने बैंक ऑफ बड़ौदा की भी देखी थी, तो वो भी 444 डेज के लिए डिपॉजिट की गई थी। 7.55% इंटरेस्ट मिलेगा और सुपर सीनियर सिटीजन को मिलेगा 7.65% का। जनरल पब्लिक को कितना मिलेगा, वो मिलेगा 7.05% का। Which bank introduced ग्राहक मित्रास to boost alternate banking channel adoption? तो ग्राहक मित्रास किसने इंट्रोड्यूस किया है, ये किया है एसबीआई ने। तो देखते हैं ग्राहक मित्रास होते क्या हैं। एसबीआई ने एक न्यू इनिशिएटिव लाया है, उसका नाम है ग्राहक मित्रास, जो कि उनकी सिलेक्टेड ब्रांचेस में होगा और ये एक ट्रेन पर्सनल होंगे जो कि एसबीआई की सब्सिडरी है, स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज। यहाँ से होंगे जो एसबीआई में कस्टमर्स आएंगे उनको हेल्प करेंगे, जिस वजह से जो ब्रांचेस में रश होता है वो नहीं होगा और उन्हें डिजिटल बैंकिंग के लिए वो प्रमोट करेंगे। ग्राहक मित्रास क्या है, ये है कि डेडिकेटेड सपोर्ट पर्सनल होंगे एसबीआई ब्रांचेस में, जो कि असिस्ट करेंगे कस्टमर्स को और एजुकेट करेंगे और गाइड करेंगे कस्टमर को कि सेल्फ सर्विस को यूज करो और डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को यूज करो। ये चीजें सिखाने के लिए उन्हें ग्राहक मित्रास को रखा गया है, जिस वजह से जो भी रूटीन ट्रांजैक्शन है वो काउंटर पे ना हो और वहां पे रश जो है वो कम रहे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि डी कंजेशन होगा ब्रांचेस में और डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना होगा। इस वजह से ग्राहक मित्रास को अपॉइंट किया गया है। At above what age RBI permits minors to operate bank account independently? आरबीआई ने कौन से एज के ऊपर के बच्चों को, माइनर्स को बैंक अकाउंट इंडिपेंडेंटली यूज करने के लिए परमिशन दे दी है, तो वो दी है 10 ईयर्स से अबव। चलिए इसके बारे में देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या डिटेल है। आरबीआई ने एक रिवाइज डायरेक्शन इशू किया है कि जो भी माइनर्स हैं 10 इयर्स एंड अबव वो इंडिपेंडेंटली ओपन कर सकते हैं बैंक अकाउंट, सेविंग एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट और ऑपरेट भी कर सकते हैं। आरबीआई का एम ये है कि जो अर्ली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करना है, जिस वजह से माइनर जो है वो इजीली मैनेज कर सके, मनी को रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर सके और एक सेफ और सुपरवाइज्ड बैंकिंग एनवायरनमेंट में वो फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। आरबीआई ने एक क्लियर सेट करके रखा है कि ऑपरेशनल लिमिट इतनी फिक्स होगी, क्योंकि बैंक नहीं चाहता कि कोई भी रिस्क आए माइनर के अकाउंट में, इसीलिए एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी भी बनाई गई है। क्या क्या फैसिलिटीज ऑफर की गई हैं माइनर के अकाउंट को, वो देखते हैं। जैसे इंटरनेट बैंकिंग दी जाएगी, एटीएम डेबिट कार्ड्स दिए जाएंगे, चेकबुक दी जाएगी, पर ये
डिपेंड करेगा कि बैंक की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, और ये चीज़ जो है इंटरनली डिसाइड की जाएगी। हर एक बैंक अपना-अपना डिसाइड करेगा। प्रोडक्ट सूटेबल है कि नहीं माइनर के लिए वो देखा जाएगा, और कस्टमर का अप्रोप्रिएटनेस देखा जाएगा। उस हिसाब से बैंक ना डिसाइड करेगी कि ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी भी है या नहीं। और क्रेडिट बैलेंस रिक्वायरमेंट होगा, जिसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, कभी भी उनका अकाउंट डेबिट में नहीं जा सकता। मतलब क्रेडिट हमेशा बैलेंस मेंटेन रहेगा और ओवरड्राफ्ट में नहीं जाएगा। और ये जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, ये जो भी रिवाइज नॉर्म से कब से लगेंगे, 1 जुलाई 2025 से लगेंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने 131st फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन किया है, यानी पंजाब नेशनल बैंक की 131st फाउंडेशन डे हो चुका है। उस दिन उन्होंने 34 इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च की हैं, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बूस्ट होगा, डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट किया जाएगा और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाया जाएगा। इनका फाउंडेशन डे था 12 अप्रैल 2025 में। 131st फाउंडेशन डे है। जो फाउंड हुआ था वो हुआ था अप्रैल 12 1895 में लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है अब। वो उस टाइम पे फाउंड किया गया था, लाहौर में बना था। और पहले अकाउंट होल्डर थे लाला लाजपत राय। फर्स्ट डिविडेंड जो दिया था वो 4% डिक्लेयर किया था। 7 मंथ के ऑपरेशन के विद इन ही 7 महीने चली थी बैंक, और पहला डिविडेंड दे दिया गया था। प्रोडक्ट कितने लॉन्च किए हैं? 34 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। उसमें 12 डिपॉजिट स्कीम्स होगी, 10 डिजिटल टूल्स होंगे और दूसरे होंगे। इसमें बेनिफिशियरीज वुमेन, सैलरीड, एनआरआईज, फार्मर, स्टूडेंट, पेंशनर, डिफेंस और यूथ होंगे। डिजिटल एडिशन जो डिजिटल 10 डिजिटल टूल्स है, उसमें क्या क्या होगा? क्यूआर फीडबैक होगा, एआई असिस्टेंट होगी जो पीयू के नाम से वो हेल्प करेंगे, इंटीग्रल अपडेशंस होंगे, साइबर इनिशिएटिव होगा, साइबर रन हाफ मैराथन होगी जो कि डिजिटल बैंकिंग को सेव करेगा। उसका थीम क्या रखा है? साइबर रन एम्पावरिंग अ सिक्योर डिजिटल इंडिया। याद रखना 34 इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। इन विच सिटी वॉज अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित हेडक्वार्टर्ड? अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा गया, तो इसका हेडक्वार्टर है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि आरबीआई ने अभी रिसेंटली इनका बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल किया है और इनके अगेंस्ट एक्शन लिया है, क्योंकि इन्होंने इनएडिक्वेट कैपिटल रखा था और पुअर अर्निंग आउटलुक था, इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट नहीं किया था। इस वजह से आरबीआई ने इनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया। Which of the following institution will oversee the operation of the .bank.in domain? तो आरबीआई ने अभी बोला था कि .bank.in डोमेन में कन्वर्ट करना है, तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट इस ऑपरेशन को देखेगा? तो ये कौन नजर रखेगा? वो रखेगा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी, इसको ओवरसी करेगा। आरबीआई ने जो बैंक डॉट इन डोमेन जो है वो जो मैंडेटरी कन्वर्जन दिया है वो कब तक करना है? 31 अक्टूबर 2025 तक करना है। और ये डायरेक्शन इसीलिए दिया गया था क्योंकि जो नंबर ऑफ फ्रॉड्स डिजिटल पेमेंट सिस्टम में वो बहुत बढ़ रहे हैं। इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये एक्शन लिया है, जिस वजह से वो एक सिक्योर, एक ट्रस्टेड ऑनलाइन बैंकिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, जिस वजह से जो कस्टमर्स हैं वो ट्रस्ट कर सके बैंकिंग सिस्टम में। और एक्सक्लूसिव डोमेन अडॉप्ट किए हैं जो कि बैंक पर जो भी साइबर सिक्योरिटी रिस्क है उसे कम कर सकेगा, जैसे फिशिंग अटैक हो रहे हैं या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन को सेव कर सकेगा। आरबीआई ने ये जो फीचर जो लॉन्च किया है वो दिया है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इसे रजिस्ट्रार बनाया जाएगा न्यू डोमेन का, और जो मैनेज किया जाएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा मैनेज किया जाएगा। अब कोलैबोरेशन हुआ है निक्सी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। निक्सी जो है वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो कि इस डोमेन के ऑपरेशन को देखेगा, और जो मीटी है वो सपोर्ट करेगा इस इनिशिएटिव को, जो कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट है इंडियन साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक स्ट्रेंथन बनाना, एक मजबूत बनाना। What is the full form of परवा as launched by RBI? RBI ने एक पोर्टल लॉन्च किया है परवा, तो उसका
सॉरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। याद रखना एग्जाम में कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि वी का क्या सिंबल है, वी किस चीज के लिए सिंबल कर रहा है, तो वो हो जाएगा वैलिडेशन के लिए। तो इसीलिए आपको पूरा नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। आरबीआई ने ये पोर्टल जो लॉन्च किया है प्रवाह पोर्टल, ये कब लॉन्च किया था? मई 2024 में। इसे स्ट्रीमलाइन किया गया, डिजिटल किया गया और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए अप्रूवल दिया गया है। अब इसका जो भी कंप्लायंस है, इफिशिएंसी है, इसे इम्प्रूव करना है, इसलिए आरबीआई ने सारी एंटिटीज को बोला है कि प्रवाह पोर्टल पे जो भी एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन डालना है, जो कि 1 मई 2025 से लागू किया जाएगा। और ये जो भी डिजिटल गवर्नेंस है फाइनेंशियल सेक्टर में, उसको बढ़ाने के लिए ये मूव लिया गया है। प्रवाह पोर्टल के बारे में देखते हैं। फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ये एक सिक्योर और वेब बेस्ड डिजिटल पोर्टल होगा जो कि आरबीआई के द्वारा है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पे ही अप्लाई करना है वेरियस आरबीआई रिलेटेड परमिशन के लिए, या कुछ भी लाइसेंस चाहिए आरबीआई से तो एक ही प्लेटफॉर्म होगा जहां से आप अप्लाई करोगे और वहीं पे अप्रूवल्स भी मिलेगी। आरबीआई का डायरेक्टिव ये है कि ये 1 मई 2025 से लागू किया जाएगा और सारी एंटिटीज यहीं पे एप्लीकेशन सबमिट करेगी प्रवाह पोर्टल के थ्रू। अब इसमें कौन कौन सी एंटिटीज कवर्ड होगी? वो होगी शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स होंगे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, एनबीएफसी होगा, क्योंकि हाउस फाइनेंस कंपनीज होगी, प्राइमरी डीलर्स होंगे, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स होगा और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होगी। यानी बैंकिंग सेक्टर से जितनी भी चीजें हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जितनी भी है वो सारे के सारे इसमें मोस्टली कवर्ड होंगे। सबके सब प्रवाह पोर्टल के थ्रू ही कुछ भी अगर लाइसेंस चाहिए, परमिशन चाहिए आरबीआई से या अप्रूवल्स चाहिए तो उन्हें इसी पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ेगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड होता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।